नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हमें दिए गए मूल अधिकारों के 5वें भाग की 5वें पार्ट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं समानता का अधिकार कि किस प्रकार से सारे लोगों को एक समान बनाया जाए या उनको एक समान दिखाया जाए। ठीक। और इस वीडियो में बात करेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार की, जो दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक। और इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे हम पर्टिकुलर अनुच्छेद 19 की, जिसमें 6 अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अब ये 6 अधिकार कौन से हैं? ये 6 अधिकार हैं। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि भैया आप जो चाहे कुछ बोल सकते हैं और कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, कि भाई साहब आप लोग सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक। ठीक। तीसरे की बात करते हैं, संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, कि भाई साहब आप भारत क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार, कि आप कहीं भी जाके घूम सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं। ठीक। कोई भी व्यापार करने का अधिकार, ये 6वां अधिकार है, कोई भी व्यापार करने का अधिकार, कि भाई साहब आप चाहें कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक। अब जो मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार दिए गए थे। ठीक है। संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया। ठीक। अब इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए हैं, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। ठीक। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है कि आप स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल सही प्रकार से करें। चलिए तो विस्तार से चर्चा करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है, कि भैया आप चाहो तो कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हो, कुछ भी दर्शा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वोट कहीं भी दे सकते हो। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया है। अब ये निम्नलिखित क्या है, इनकी चर्चा करते हैं। अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का आपको अधिकार है, कि आप चाहें तो अपने विचार प्रसारित कर सकते हैं या किसी अन्य के विचारों को भी प्रसारित खुद के द्वारा कर सकते हैं। ठीक। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, कि भाई साहब जो मीडिया आउटलेट्स होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो गया, चाहे आपका पेपर मीडिया हो गया, इनकी स्वतंत्रता को भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में डाला गया है। ठीक। तीसरा, व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, कि भाई साहब यदि आप कोई भी विज्ञापन करते हैं, व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई भी विज्ञापन करते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता दी जा रही है। ठीक है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, यदि मान लीजिए मैं हूं, मेरा कोई फोन टैप कर रहा है, मान लो की बात मैं हूं, मेरा कोई फोन टैप कर रहा है, तो मैं उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकता हूं। ठीक है। प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है, कि भाई साहब आप कुछ भी प्रसारित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो, वो कुछ भी प्रसारित कर सकती है, चाहे वह सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार है, कि भैया कोई यदि राजनीतिक दल है, वो चाहता है कि आप अपनी दुकानें बंद रखें,
अपना व्यापार बंद रखें, तो आपके पास उनके खिलाफ जाने का भी अधिकार है कि भैया हम अपनी दुकान बंद नहीं रखेंगे या हम अपना बिजनेस बंद नहीं रखेंगे। ठीक। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, कि भैया आपको सारी जानकारी सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए कि सरकार आखिर कर क्या रही है। तो इसी के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट आया था वो इसी के लिए आया था कि भैया आपको भी अपने सरकार के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी सरकार आखिर क्या कर रही है। ठीक। बात करते हैं 8वीं स्वतंत्रता की, शांति का अधिकार। आपके पास शांति का भी अधिकार है कि भाई साहब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, इस चीज का अधिकार भी संविधान द्वारा आपको प्रदान किया गया है। ठीक। 9वें की चर्चा करते हैं, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ यदि अखबार में कोई आर्टिकल छपता है या उसके बारे में वो छपवाना चाहता है कि भाई साहब जो रूलिंग पार्टी है वो ये गलत कर रही है, तो उसके खिलाफ मैं लिखूं, तो उस पर पूर्व प्रतिबंध सरकार नहीं लगा सकती, उसके विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक। बात करते हैं 10वें की, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। आप चाहें तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं एवं विरोध कर सकते हैं। यदि आपको सरकार के किसी काम से दिक्कत है या सरकार द्वारा जो नियम उठाए गए हैं, मान लीजिए कोई नियम बनाया गया है वो गलत है, तो उसके लिए आपके पास विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार आपके पास नहीं है। ठीक। हड़ताल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारी इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं पूरी रुक जाएंगी, इसलिए संविधान ने हमको हड़ताल करने का अधिकार नहीं प्रदान किया है। ठीक। राज्य जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है उचित प्रतिबंध लगा सकता है कि भैया आप जो बात बोल रहे हैं, आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। वो क्यों लगा सकता है, उसके आधार क्या है? वो तो आधार इस प्रकार है। पहला, भारत की एकता एवं संप्रभुता। मान लीजिए आप भारत की एकता के बारे में या भारत की संप्रभुता के बारे में उसके विरोध में कुछ आपने लिखा है या बोला है, तो भारत की सरकार या राज्य द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। अब राज्य की सुरक्षा की बात करते हैं कि भैया सरकार जो है, मान लीजिए आप भारत देश में हैं, ठीक, आपने कुछ ऐसा बोला जो इंफॉर्मेशन बाहर के किसी दुश्मनों को मिल गई, तो राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो इसीलिए इस पर भी सरकार बैन लगा सकती है। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, जैसे कि मान लीजिए अभी सबसे अच्छा हमारा पार्टनर हो रहा है यूएसए। अब मान लीजिए आपने यूएसए के खिलाफ ही कुछ बोलना शुरू कर दिया, उटपटांग, उसी के विरोध में आपने बोला, ठीक, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन मान लीजिए आपने वो हद पार कर दी, आप अपनी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो राज्य आप पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि आपने यूएसए के बारे में उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर दिया, या आप मान लीजिए रशिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं इतिहास में भी, तो आपने रशिया के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो सरकार चाहे तो आप पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक। और मान लीजिए आपने न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, आप अपने विचारों में या अपनी बात में आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं कि भैया न्यायालय ने ये जो वर्डिक्ट दिया है ये गलत है, तो सरकार आपको उस पर भी रोक सकती है। ठीक है। और यदि आप किसी अपराध में संलिप्त हैं, कि मान लीजिए आपने कोई मर्डर कर दिया है, रेप कर दिया है वगैरह, और भी बहुत सारे क्राइम है, आपने अगर वो कर दिए हैं, तो आप बात और विचार व्यक्त करने के लायक है ही नहीं। ठीक है। तो आप पर सरकार बैन लगा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता की। भाई साहब, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर, मतलब जैसे मान लीजिए दिल्ली का जंतर मंतर है, इस पर आप चाहें तो प्रदर्शन कर सकते हैं,
ठीक, बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं ले जा सकते कि मान लो आप चले गए तलवार लेकर, तो ये गलत है, या बंदूक लेकर। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है कि आप मान लीजिए सार्वजनिक शांति को भंग कर रहे हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अव्यवस्था कर रहे हैं। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। आप प्रदर्शन तो कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते भाई साहब। ठीक, अब बात करते हैं राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, भारत की एकता, अखंडता, ठीक, कि भैया भारत की जो एकता है और अखंडता है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। ठीक है, और सार्वजनिक आदेश पर, ठीक, कि भैया सार्वजनिक आदेश हुआ है कि सारे लोग वहां इकट्ठा हैं, यदि सार्वजनिक आदेश ये हुआ है कि भैया उन सबको आप अपने अपने घर भेजो या उनको उठाकर जेल में डाल दो, तो सरकार वैसा ही करेगी। ठीक, अब बात करते हैं आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है कि भैया यदि आप लोगों ने मीटिंग करी तो ये खतरा हो सकता है। ठीक, इसे रोकने के आधार जो है वो मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है कि भैया यदि मान लीजिए अभी जैसे कोरोना फैला था तो उसमें पहले जैसे लॉकडाउन लगा था तो उसमें धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिससे 4-5 लोग आपस में इकट्ठा ना हो पाए, जैसे कि वैसे सोशल डिस्टेंसिंग चल रही थी, तो इसीलिए कि भैया 4-5 लोग आपस में इकट्ठा ना हो पाए। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। ठीक, पहले की बात करते हैं, यदि किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो, यदि 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध कर रहे हैं, 5 लोग इकट्ठा हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया का अवरोध कर रहे हैं कि भैया जो कानूनी प्रक्रिया बनी है ये गलत है या उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो उन पर भी सरकार बैन लगा सकती है, मतलब कि सरकार उनको रोक सकती है। कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो कि भैया आप 5-6 लोग चले गए, किसी की संपत्ति पर कब्जा कराए, तो ये गलत होगा। ठीक, अब तीसरे की बात, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो कि भैया मान लो 5 लोग कोई जुड़े हैं, वो आपराधिक कार्य की चर्चा कर रहे हैं कि भैया चलना है अपन को, उसको मारने चलना है या उसको उसकी जमीन पर कब्जा करने चलना है, और भी बहुत सारे आपराधिक कार्य होते हैं, उसकी चर्चा भी आप नहीं कर सकते। ठीक, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव कि भैया कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो आपने उसको पकड़ा और आपने बोला कि भैया ये जो हम आपको काम दे रहे हैं ये आपको करना जरूरी है, ये काम गैर कानूनी है, तो आप उस पर उस काम के लिए दबाव नहीं बना सकते। ठीक है, 5वें की बात करते हैं, सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना कि भैया कोई सरकारी आदमी है या उसका कोई कर्मचारी है तो आप उसको उसकी शक्तियों के उपयोग के लिए धमका रहे हैं कि भैया मान लीजिए मेरा कोई काम अटका हुआ है, तो आप यदि उसको धमकी दे रहे हैं कि भैया देख लेना नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर ले जाएंगे या तुम्हारा मर्डर कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा भाई साहब। ठीक, अब बात करते हैं अगले की, संगम या संघ बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां, ठीक, गठित करने का अधिकार होगा। अब इसमें शामिल है कौन कौन? राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, आप चाहें तो भैया राजनीतिक दल बना सकते हैं, ठीक, कंपनी बना सकते हैं, साझा फर्म बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, संगठन, व्यापार संगठन भी बना सकते हैं, या लोगों की कोई अन्य इकाई भी बनाने का अधिकार आपके पास है। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है कि भैया आप संघ बनाओ और आप ही उसको अच्छे से चलाओ। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसके जो अलावा वह संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल होने के
नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। ठीक, अब इस अधिकार पर राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि भैया यहाँ भी वो आपको रोक सकता है। कैसे रोक सकता है कि भारत की एकता एवं संप्रभुता, कि भैया किसी भी हालत में हो, आप किसी भी कंडीशन में हो, भारत की एकता एवं संप्रभुता पर खतरा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक आदेश, कि भैया सार्वजनिक आदेश हुआ है कि इनको रोका जाए, इस पार्टी को रोका जाए या इस कंपनी को बंद करा जाए या कोई भी अदर काम जो सार्वजनिक आदेश के तहत हुआ है। ठीक, नैतिकता, कि भैया ये नैतिकता के खिलाफ काम कर रहे हो आप। मान लीजिए आप लोगों ने 5 लोगों ने फैक्ट्री खोली, मान लो आप गांजा बेचने लगे वहां, तो भैया सरकार आपको रोक सकती है। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून का सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है और किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। कि भैया कोई भी संगम यदि स्वीकार हो जाता है तो वो आपका मूल अधिकार नहीं है। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो श्रम संगठन है उसमें बेचारे गरीब मजदूर काम करते हैं। मान लीजिए के बाद आपने हड़ताल करी, आपने तालाबंदी करी, तो वैसे ही तो उन लोगों को पेमेंट बहुत कम है, तो यदि उनको आप हड़ताल करवा लोगे, तालाबंदी करवा दोगे, तो बेचारों के लिए सर्वाइवल का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने श्रम संगठनों को हड़ताल और तालाबंदी करने का अधिकार प्रदान नहीं किया। ठीक, हड़ताल के अधिकारी को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं अबाध संचरण की स्वतंत्रता की। भैया आप चाहे तो कहीं भी घूमने जा सकते हो। मान लीजिए मैं एमपी में रहता हूं तो मैं गोवा घूमने जा सकता हूं, दिल्ली घूमने जा सकता हूं, बीच में हाल ही में मनाली घूम के आया था, तो कहीं भी जैसे घूमने अपन जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। ठीक, यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार प्रदान करती है कि भैया आप चाहो तो कहीं भी घूमने जा सकते हो। ठीक है। यह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण कर सकती है। जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश से आप राजस्थान जाओ तो भी जा सकते हो, गुजरात जाओ तो भी जा सकते हो, और मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हो, इंदौर से भोपाल जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। ठीक, यह इस अधिकार को, मतलब ये जो अधिकार है इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। कि भैया आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो एमपी से राजस्थान जा सकते हो और आप चाहो तो इंदौर से भोपाल जा सकते हो। कोई बात की टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। और इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है कि भैया हम भारतवासी सारे भारत के एक हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। अब इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हैं। वो कौन से हैं? आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित की। भैया मान लीजिए आपके जाने से आम लोगों के हित को खतरा हो रहा है, ठीक, तो आप वहां नहीं जा सकते। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति हो, आपके जाने से वहां दंगा भड़क सकता है तो सरकार आप पर रोक लगा सकती है। ठीक है। अब किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, कि मान लीजिए कोई, बहुत सारे जो अनुसूचित जाति वाले हैं, मतलब बहुत सारे तो खैर आजकल शहरों में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो कि मान लो आपको जंगल जाना है तो आपको क्या है, सरकार वहां पर रोक सकती है कि भैया आपके जाने से वहां पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो इसके लिए वो आपको रोक सकती है। ठीक, जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण ना हो सके। वो जिस लाइफ में जी रहे हैं, जिस कंडीशन में जी रहे हैं, जिस संस्कृति में जी रहे हैं, वो उसको आराम से एंजॉय कर सकें। ठीक है।
अब उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। कि मान लीजिए कोई वेश्या है, ठीक, अब उसको कोई बीमारी है, वो जाएगी तो वो अपना काम तो वही करेगी, वेश्यावृत्ति करेगी, तो उससे जो है किसी दूसरे व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है या सामाजिक जो हार्मनी है वो बिगड़ सकती है, तो इसके लिए उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब बंबई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। कि भैया जो एड्स पीड़ित व्यक्ति है, मान लीजिए कि बात आपके हाथ मिलाने से नहीं फैलता, लेकिन उनके द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं हो सकता है उससे एड्स फैल जाए, तो इसलिए बंबई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्तियों के संचरण पर प्रतिबंधित को वैध बताया। कि भैया ये सही है, इनको घूमने ना दिया जाए। ठीक, अब संचरण की स्वतंत्रता जो है उसके दो भाग हैं। कौन सा? पहला आंतरिक, देश में निर्बाध संचरण। की भैया आप भारत देश के हैं तो पूरा भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक, दूसरा बाह्य, मतलब देश के बाहर घूमने का अधिकार। की भैया आपके पास ये भी अधिकार है, आप चाहें तो भारत से किसी और देश में भी जा सकते हैं तथा देश की सीमा में वापस लौट के आ सकते हैं। अनुच्छेद 19 जो है वो पहले भाग की रक्षा करता है। कि भैया आप आंतरिक देश में घूम सकते हो, देश में निर्बाध संचरण कर सकते हो, गुजरात से मुंबई जा सकते हो, मुंबई से दिल्ली जा सकते हो, दिल्ली से पटना जा सकते हो। ठीक, और दूसरा जो भाग है उसको अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो व्यक्त करता है, व्याख्यात करता है। ठीक, अब बात करते हैं निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। ठीक है, कि भैया मैं एमपी में रहता हूँ, मान लीजिए मेरा कल को मन है कि भैया मैं राजस्थान में घर बनवाऊंगा, वहां रहूंगा। ठीक है, ये अधिकार मेरे पास है, मैं जा सकता हूँ, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, तो मैं मान लीजिए एमपी की जगह राजस्थान में रहने लगा। ठीक, तो ये अधिकार भी मेरे पास है। ठीक, पहले की बात करते हैं, इस अधिकार के दो भाग हैं। पहले की बात करते हैं देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। कि भैया आप मान लीजिए मैं एमपी में रहता हूँ, मैं गोवा गया घूमने, तो वहाँ कहीं भी जैसे आधार कार्ड दिखा के मैं किसी भी होटल में स्टे कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य है वहां घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि भैया मान लीजिए मैं एमपी का हूं, मैं गया राजस्थान, वहां घर बना के रहने लगा। ठीक है, तो ये अधिकार भी मेरे पास है। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। कि भैया आपको कहीं जाने से मतलब कहीं, जैसे आप मान लो कहीं गए और आपको रोकता नहीं है, आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। कि भैया आप एमपी के हो, आप गोवा जा सकते हो, कश्मीर जा सकते हो, कुल्लू मनाली जा सकते हो। ठीक, जैसे कि मैं पिछली बार हो आया था, ये बताने की जरूरत थी नहीं वैसे। ठीक है, तो यह अधिकार देश के अंदर कहीं भी जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है कि भैया हम सब जो भारतवासी हैं वो सब एक हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और छोटी मानसिकता को महत्व नहीं देता कि भैया मैं यहाँ का हूँ, तुम यहीं, मैं यहीं रहूंगा। ठीक, इस मानसिकता को महत्व नहीं देता। ठीक, अब बात करते हैं राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कि भैया राज्य के पास यह अधिकार है कि वो स्वतंत्रता के किसी भी अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन उसके लिए आधार आवश्यक है। और राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध, राज्य इस अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब वो दो आधार कौन से हैं, मैं पहले तो बता दूं कि क्या है, राज्य को यह अधिकार दिया क्यों गया है। कि भैया वो चाहे तो इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा दे, उस अधिकार पर प्रतिबंध लगा दे, इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दे। क्योंकि क्या है कि जो राज्य है वो ये देखता है कि भैया कोई अपने स्वतंत्रता के अधिकारों का या किन्हीं अधिकारों का उपयोग करे, ना कि उसका दुरुपयोग करे। कि भैया आपके जो अधिकार हैं वो दूसरों के अधिकार हनन ना करें। ठीक, अब बात करते हैं निवास के अधिकार पर प्रतिबंध
किस आधार पर लगाए गए हैं? वो लगाए गए हैं विशेष रूप से आम लोगों के हित में। मान लीजिए कि मैं कोई अपराधी हूँ, पेशेवर अपराधी हूँ, कि मेरा पेशा ही है कि भैया वो अपराध करना, तो मैं जिस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर रहने गया, अब मैं वहां जाऊंगा तो भैया क्या करूंगा? अपराध ही करूंगा। ठीक, तो इससे वहां का क्या होगा? माहौल खराब होगा। तो सरकार चाहे तो मुझ पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक, और दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के हित में, कि भैया जो मान लीजिए मैं अब रहने का अधिकार है अपने पास, अपन सोचने लगे कल को अपन जंगल में रहेंगे यार, बस छोड़ देंगे, तो अपन मान लो जंगल में चले गए। अब जंगल में पहले से ही कोई जनजाति रह रही है, तो मेरे जाने से उनको खतरा हो सकता है या मेरे जाने से मेरे को खतरा हो सकता है। वो पहले से ही अपनी अच्छी जगह में रह रहे हैं, उन्होंने उस जगह को अपने हिसाब से ढाल लिया है। अब मैं जाऊंगा तो अलग से एक्टिविटी करूंगा। ठीक, तो इसलिए सरकार चाहे तो मुझे रोक सकती है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है कि भैया आप यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक, अब देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, कि भैया आप अपनी संस्कृति बचाओ और उसे बढ़ाओ, अपने रिवाज एवं नियम कानून बनाने का अधिकार है, कि भैया आप चाहो तो जिस प्रकार से आपको रहना है आप उस प्रकार से रह सकते हैं। ठीक, अब उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों के लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वैश्या है, कि भैया मान लो वैश्या कहीं जाएगी तो वो वैश्यावृत्ति ही करेगी। ठीक, और पेशेवर अपराधी है कोई, यदि पेशेवर अपराधी कहीं जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जैसे कहीं जाऊंगा और मैं वहां पर अपराध करूंगा तो वहां का जो माहौल है वो खराब होगा, तो इसलिए सरकार मुझे रोक सकती है। ठीक, उपरोक्त प्रावधान में यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने का अधिकार का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कि भैया निवास का अधिकार और घूमने का जो अधिकार है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक, चलिए तो मैं थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर देता हूं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी सबसे पहले हमने, जिसमें आप बात कर सकते हो, विचार व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पढ़ा फिर अपन ने शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, की भैया आप सम्मेलन कर सकते हो लेकिन बिना हथियारों के, कि पता नहीं ऐसा आप पहुंच जाओ तलवारें लेके, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, तो शांतिपूर्वक सम्मेलन आप कर सकते हैं। ठीक है, संगम या संघ बनाने का अधिकार, कि भैया आपको संघ बनाने का अधिकार है, आप कंपनी खोल सकते हो, राजनीतिक दल बना सकते हो, क्लब बना सकते हो, समितियां बना सकते हो, लेकिन वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये भी कर लिया अपन ने। अब अबाध संचरण की स्वतंत्रता, कि भैया आप चाहो तो घूमने चले जाओ कहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पिछली बार मैं जैसे मनाली गया था, मैंने आपको बताया कि भैया मनाली, यहाँ से जैसे एमपी से मनाली तक गया तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं था कि आप इस ट्रेन में क्यों चढ़ रहे हो। ठीक, लेकिन आप क्या है कि भैया जैसे मान लीजिए कि प्रतिबंध लगाने का कारण है कि आम लोगों का हित, अब इस पर हर चीज पर प्रतिबंध राज्य चाहे तो लगा सकता है, जिससे किसी लोगों का हित प्रभावित ना हो, कि भैया मेरे जाने से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब निवास का अधिकार, कि भैया अपन ने रह लिया, मान लीजिए मैं एमपी का हूं तो मैं राजस्थान में जाके रह सकता हूं, मैं भोपाल का हूं तो इंदौर में जाके रह सकता हूं, बस सकता हूं, वहां घर खरीद सकता हूं, दुकान खरीद सकता हूं, गाड़ी ले सकता हूं, बढ़िया घूमने जा सकता हूं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं भाई, ये सब तो हो गया, अब घूमने के लिए पैसे तो चाहिए ना भाई, निवास करने के लिए जैसे हम घर बनवाएंगे तो पैसे तो लगेंगे ना, तो पैसे आएंगे कहाँ से? पैसे आएंगे व्यवसाय से, कि भैया व्यवसाय आदि की आपको स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई है, कि भैया आप चाहो तो कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कि भैया आप जाओ व्यवसाय करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक, अब ऐसा है, सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, अब आप ये मत सोचो कि भैया अधिकार दिया गया है तो मैं कुछ भी व्यापार करूंगा, नहीं, यह अधिकार बहुत विस्तृत है, क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है, कि भैया मैंने जैसे आपको बताया ना
कि अपन को घूमने जाना है, मान लो कहीं घर लेना है, तो पैसे तो लगेंगे ना, और मान लीजिए खाना भी खाना है तो पैसे लगेंगे। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर, अब ये आ गई भैया सही बात, राज्य आया अब पिक्चर में कि भैया आपको हमने अधिकार दिया है स्वतंत्रता का, व्यवसाय करने का, लेकिन आप ये मत सोचो कि भैया आप कुछ भी व्यापार करने लगोगे। आपने पता चला गांजा गांजा बेचना शुरू कर दिया, ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया, इलीगल धंधे शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार भी है, मतलब वो प्रतिबंध भी लगा सकता है, और उसके पास दो ये अधिकार भी हैं। कौन से हैं ये अधिकार? ये अधिकार हैं किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी का काम है या कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित काम है, तो वो टेक्निकल योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है कि भैया मान लीजिए यदि मैं किसी दूसरी स्ट्रीम का हूं तो मैं उस स्ट्रीम में जाके करूंगा क्या, इसलिए। अब दूसरा, किसी व्यापार या व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है कि भैया मान लीजिए मैंने एयरलाइन खोली, मतलब मैंने एक एरोप्लेन लिया, वो चलवाने लगा। अब मान लीजिए मुझे लगातार उस पर घाटे पे घाटा लगा। अब मेरे पास मान लीजिए 3 प्लेन है, तो मैंने सोचा कि भैया इनको मैं बेच देता हूँ, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ। तो सरकार आई मेरे पास कि भैया आप एक काम करें, इनको आप बेचें ना, इनको आप हमें दे दें, ठीक, मतलब हम ही को बेच दें। तो भैया उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए उनके बदले, भैया मैं भी खुश, सरकार भी खुश, सरकार के पास एक कंपनी हो गई, मेरे पैसे मेरे को वापस मिल गए, ठीक, अब उनको चलाने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है कि भैया ये हमारा है, तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है कि भैया मान लीजिए आपके पास व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है जो कि आपके जीवन निर्वहन के लिए भी जरूरी है, तो इसका ये मतलब नहीं जैसे मैंने आपको बताया कि आप पता चलो ड्रग्स बेचने लगे, कि गांजा बेचने लगे, या फिर और कोई भी इलीगल धंधा करने लगे, तो ठीक है ना, तो आप कोई इलीगल काम नहीं कर सकते इसमें। जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग, कि भैया आप मान लीजिए कि वो महिला होता नहीं है, वो चलता है कि भैया महिलाओं को किडनैप करवा कर उनको वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल दिया जाता है। तो ऐसे जैसे बच्चों का दुरुपयोग, कि भैया मान लीजिए आपने बच्चों को अगवा कर लिया, उनकी किडनी वगैरह निकाल ली, तो ये जो सारे धंधे हैं, जो अनैतिक कृत्य हैं, ये गलत हैं, और ये सही बात है कि ये बहुत गलत है, इन पर रोक लगाना जरूरी थी, और सरकार ने भी बहुत अच्छा काम इस पर किया है। और जैसे कि हाँ मान लीजिए आप विस्फोटक बेचने लगे, तो जैसे विस्फोटक तो ठीक है, मतलब जो दिवाली वाले विस्फोटक हैं, जैसे रस्सी बम होते हैं, हो गया, जो बचपन में नहीं फोड़ते थे अपन, छोटे छोटे बम है, वो तो ठीक है, लेकिन उनके लिए भी लाइसेंस आवश्यक होता है कि भैया आप यदि ये विस्फोटकों का व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए भी लाइसेंस आवश्यक है। लेकिन यदि आप वो जो बड़े बड़े विस्फोटक हैं, मान लो जिससे बम बनाए जाते हैं, अब उनका व्यापार करने लगो, तो भैया सरकार आपको कैसे अनुमति देगी, ठीक है। तो इनके संचालन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, अपन बचपन में वो छोटे छोटे बम फोड़ते थे, खैर आजकल तो मैं नहीं फोड़ता हूँ, वो क्या है, पर्यावरण को बचाना है अपने को, तो आप भी जहां तक कोशिश करें तो बमों से थोड़ा सा दूर रहें, पटाखों से थोड़ी सी दूरी बना के चलें। तो जैसे कि वो पटाखों के दुकान वाले हैं, मतलब जो पटाखों वगैरह की दुकान लगाते हैं, तो इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है कि मान लीजिए जैसे शराब जो है हानिकारक है, ठीक, सबको पता है, लेकिन कई लोग मानते नहीं है, पीते हैं, ठीक है, तो इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है कि भैया जो शराब ठेकेदार है या जो शराब बेचता है उसके लिए लाइसेंस आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो जो चाहे सड़कों पर शराब बेचने लगेगा। आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 20, 21 और 22 की, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।